बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आप लोग क्लास शुरू की जाए। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए आप लोग। गुड मॉर्निंग। हिंदी न्यू सॉन्ग। भाई आप लोग नाम अच्छा रखा कीजिए। गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? गुड मॉर्निंग। सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आप लोग का ये जो है पॉलिटेक्निक बैच का आप लोग का ये अनसॉल्व का ये सीरीज चल रहा है, जिसको आपको इस चैनल पर कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। तो हमने जो है पिछली क्लास में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 83 तक सॉल्व करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था आप लोग को। अब इसके आगे हम लोग पढ़ना है। ठीक है। इस सीरीज में हमको इसके आगे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस सीरीज में हम लोग को इसके आगे पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। चले आगे। चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है M/20 HCl का कितना आयतन M/10 NaOH के 20 ml को उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्वेश्चन कह रहा है कि M/20 HCl का कितना आयतन M/10 NaOH के 20 ml को उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक होगा। 20 ml को उदासीनीकृत करने के लिए कितना आवश्यक होगा? ठीक है। तो सबसे पहले हमको लिखना चाहिए NaOH का तुल्यांक भार। NaOH का तुल्यांक भार। NaOH का तुल्यांक भार। NaOH का तुल्यांक भार इज इक्वल टू क्या करना चाहिए हमको? जो हमारा दूसरा वाला है कंपाउंड, जिसका नाम है हमारा HCl। HCl का तुल्यांक भार। HCl का तुल्यांक भार। HCl का तुल्यांक भार। NaOH का तुल्यांक भार बराबर HCl का तुल्यांक भार। तो क्या होता है NaOH का तुल्यांकी भार? M1V1। M1V1 बराबर सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? M2V2। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका? M2V2। अब इसमें हमको फाइंड करना है कि M1 कितना है, और फाइंड करना है V1 कितना है, फिर V2 फाइंड करना है, और M2 फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? हमको सेकेंड वाले का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। अर्थात हमको जो है V2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन में आपका क्या निकालेंगे? M1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे, और M2 निकालेंगे। इसमें ले आकर आपकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो M1 हमारा कितना दिया है? M1 को देखिए, M/10। M1 कितना दिया है? M/10 ऑफ NaOH। ठीक। और कितना दिया है? 20 ml गुणा 20 ml। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगली बार क्या दिया है? M2 को वैल्यू दिया है M/20 M/20 मल्टीप्लाइड बाई V2, और हमको V2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो M क्या होता है? मोलर। मोलर से मोलर कैंसिल, मोलर से आपका मोलर कैंसिल। तो ऊपर बच गया आपका 20 और नीचे बच गया आपका 10। 20/10 20/10
10 इज इक्वल टू ऊपर बचा आपका V2 और नीचे कितना बचा आपका 20। ठीक है, ये देखिए 10 दूना के 20, ये 2 बार में गया तो V2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू आपका 40 ml। 40 ml V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 ml। V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 ml। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर HCl का तुल्यांकी भार, NaOH को लिखेंगे M1V1 तुल्यांकी भार होता है और HCl का होता है M2V2, और हमको V2 को वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें हम M1 रखेंगे, V1 रखेंगे, M2 रखेंगे और V2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो M1 की वैल्यू कितना दिया है M/10 दिया है और V2 कितना दिया है 20 ml। यहाँ देखिए 20 ml लिखा हुआ है, 20 ml इज इक्वल टू करेंगे M/20 आपका HCl का कितना दिया हुआ है M/20 मोलर और V2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ml। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 40 ml। तो बात समझ में आ रही है आपको? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 40 ml। कितनी वैल्यू हो जाएगी 40 ml। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 85। अगला क्वेश्चन कर रहा है 85। अगला क्वेश्चन हमारा है 85। 85 कर रहा है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा जो आकाश होता है ये किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन दिया है आपका परिक्षेपण प्रभाव, परिक्षेपण प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी दिया है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी दिया है ट्रांसमिशन के कारण, या ऑप्शन डी प्रकिरणन के कारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकिरणन के कारण आपका जो है प्रकाश क्या होता है नीला रंग का दिखाई देता है। प्रकाश आपका क्या होता है नीला रंग का दिखाई देता है। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो वायुमंडल में जो कण होते हैं उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं सूरज की रोशनी से जब टकराते हैं तो वो जो प्रकाश होता है वो प्रकिरणित हो जाता है। प्रकिरणित प्रकाश जो है आपका प्रकिरणित हो जाता है और वो आपका आसमान में फैल जाता है। तो यही जो आपकी रोशनी फैलती है जिसके वजह से आपका जो है आसमान क्या होता है नीला रंग का दिखाई देता है। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 85 है ये आपका फिजिक्स का है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ दिया है तो यहाँ हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश जो है प्रकिरणित हो जाता है, प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है जिसके कारण इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 86। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि एक पदार्थ संतृप्त होने पर ऊष्मा निकलने के साथ घुलता है तो इसकी विलेयता क्या होगी। बात समझ में आ रही है? यदि एक पदार्थ संतृप्त होने पर ऊष्मा निकलने के साथ घुलता है तो इसकी विलेयता क्या होगी। सपोज दैट हमारा कोई एक बीकर हमने लिया, इसमें हमने क्या किया कोई पदार्थ घोल दिया तो क्या होगा इसमें से अगर कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी विलेयता क्या होगी, इसकी जो पदार्थ आपने लिया है इसकी विलेयता क्या होगी। ऑप्शन दिया है ताप बढ़ने पर घटती है, ऑप्शन बी ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 देखिए अगर हम इसी विलेन को नीचे से क्या करेंगे कुछ टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, अगर नीचे से इसको गर्म करेंगे तो अर्थात हम क्या कर रहे हैं इस विलेन का हम क्या कर रहे हैं ताप बढ़ा रहे हैं, और इस विलेन का हम ताप बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोग को पता है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा इसके जो विलेयता होगी विलेयता क्या हो जाएगी घट जाएगी। इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर इसकी जो क्या होगी विलेयता इसकी
घट जाएगी। अरविंद सिंह, चलिए समझ में आ रहा है आपको, ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घट जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्रियाकारक पदार्थ में क्या होता है। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से इसको आपको हल करना है। एक ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया वह होती है जिसमें क्रियाकारक पदार्थ में, ऑप्शन दिया है, उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी, उत्पादों की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी, उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले समझना होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, आपकी अभिक्रिया मेनली दो टाइप का होता है ऊष्मा के आधार पर। एक होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, और दूसरा होता है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। एक होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा क्या होता है, ऊष्माशोषी होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब ये हुआ निकाल देना, ठीक है। और ये ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण कर लेना, यानी इसको एनर्जी ये खींच लेगा और इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा एनर्जी बनी रहेगी ये इसको बाहर कर देगा। तो इस टाइप का जितना भी आपका रिएक्शन होता है वो कहलाता है ऊष्माक्षेपी। और जो ऊष्माशोषी होता है ये क्या करता है, इसको एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो दो टाइप का होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। लेकिन यहाँ जो आपको दिया है ये ऊष्माक्षेपी दिया है और इसी के बारे में पूछ रहा है कि वह अभिक्रिया होता है जिसमें क्रियाकारक पदार्थ में क्या होता है, उत्पाद की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ये देखिए आपका कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ये बना प्रोडक्ट में। A प्लस बी रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद बनाया। तो रिएक्शन में जो पहले इसका ऊर्जा होगा, सपोज दैट मान लो यहाँ E एनर्जी है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें इसकी एनर्जी E प्लस कुछ और होगा, समथिंग मान लीजिए E प्लस एस मान लीजिए, सपोज दैट E प्लस एस मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए पहले एनर्जी E था, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी ये एनर्जी और रिलीज कर रहा है। तो इस ऑप्शन देखिए, उत्पादों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी, उत्पाद की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, 88 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 88वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती है। अब ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये आपका आवर्त सारणी से आया है। कहां से आया है, आवर्त सारणी से। ये जो क्वेश्चन आपका आया है आवर्त सारणी से आया है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय गैसें उपस्थित होती हैं। तो आवर्त सारणी आपका कितने ब्लॉक में बटा होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी आपका, आवर्त सारणी आपका मेनली 4 ब्लॉक्स में बटा होता है। आवर्त सारणी आपका मेनली 4 ब्लॉक्स में बटा होता है। एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है आपका पी ब्लॉक, दूसरा होता है आपका पी ब्लॉक, और तीसरा होता है आपका डी ब्लॉक, और चौथा होता है आपका एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये आपके आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में डिवाइड होता है। एस में क्या होता है, जो आपका एस ब्लॉक होते हैं उसमें आपका मोस्टली ज्यादातर
क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है आपका हाइड्रोजन गैस होता है, और हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, धातु। तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन गैस होता है और बाकी क्या होते हैं, धातु होता है। लेकिन जो धातु होते हैं इनका परमाणु क्रमांक कम होता है, ठीक है। ऑप्शन और दूसरा है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या होता है, इसमें आपका धातु भी है, धातु भी है प्लस अधातु भी है, अधातु भी है प्लस उपधातु भी है, और क्या होता है, अक्रिय गैस भी है, अक्रिय गैस भी है आपका, अक्रिय गैस। ये आपका चारों एलिमेंट आपका किस में पाया जाएगा, पी ब्लॉक में पाया जाएगा। धातु भी होगा, अधातु भी होगा, उपधातु भी होगा और अक्रिय गैस भी होगा। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में आपका सभी तत्व मेटल होते हैं, सभी तत्व मेटल, धातु होते हैं। आपका क्या होता है, सभी तत्व आपका क्या होता है, धातु होता है, मेटल होता है। और लास्ट में बचा आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी आपका मेटल ही होता है, एफ ब्लॉक में क्या होता है, मेटल। समझ में आ रहा है। तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन गैस होता है, बाकी धातु होता है। और पी ब्लॉक में आपको सभी प्रकार के तत्व देखने को मिलेंगे, धातु भी मिलेंगे, अधातु भी मिलेंगे, उपधातु भी मिलेंगे और अक्रिय गैसें भी आपको देखने को मिलेगा। खुशबू राव गुड मॉर्निंग। भूषण समझ में आ रहा है आपको। रोशन जागृति मैम नहीं पढ़ा रही हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं इनका क्लास, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। भूषण समझ में आ रहा है आप लोगों को। खुशबू राव समझ में आ रहा है बात। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपका हाइड्रोजन गैस होता है, बाकी आपका मेटल होता है, धातु। पी ब्लॉक में आपको चारों प्रकार के देखने को मिलेंगे, धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैसें। और डी ब्लॉक में क्या होता है आपका, डी ब्लॉक में जो है आपका सभी तत्व क्या होते हैं, मेटल होते हैं डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में भी आपका मोस्टली मेटल ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को। जो लोग अभी आए उसको देख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, मेटल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, जल का उच्च क्वथनांक होता है, क्यों? सवाल दिया है आपका, जल का क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, और क्वेश्चन पूछा है क्यों, और आप लोगों को ऑप्शन दिया है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन बी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। ऑप्शन सी, इसका उच्च जल विद्युत स्थिरांक होता है। और ऑप्शन डी दिया है इसका निम्न वियोजन स्थिरांक होता है। कौन सा इसका उत्तर सही होगा, कौन बताएगा कमेंट में। जूम कर दें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 अब दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 अब दिख रहा है आप लोग को। भूषण कुमार, खुशबू, आप लोग बताइए 89 का आंसर क्या होगा। जल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्वथनांक का मतलब ये हुआ कि इसको आप लोग कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितना टेम्परेचर पर आप इसको उबालेंगे, या जो इसके अणु है वो गैस बनना शुरू हो जाएंगे। तो जल का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके जो अणु है वो क्या होंगे, गैस के रूप में या भाप बनना शुरू हो जाएंगे। तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है? भूषण कुमार, भूषण बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, इसलिए क्या होता है, ये आपके जल का जो क्वथनांक होता है वो हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको तोड़ने के लिए आपको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका
कंपाउंड बनेगा वो उसमें इसके अंदर जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। देखिए H2O को इस तरीके से लिख सकते हैं, H2O का फॉर्मूला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसके बाद यहाँ आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ लगता है आपका O, यहाँ लगता है आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ लगता है आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरीके से आपका चैन बनता चला जाता है और इसी में आपका जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जल के अणु बना लेते हैं जिसके वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? 89 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी, कमेंट करके बताइए आप लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 90 क्षार धातुओं के संदर्भ में सत्य कथन है। क्वेश्चन कह रहा है क्षार धातुओं के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन ए दिया है धनायन परमाणु से कम अस्थायी होता है, ऑप्शन बी धनायन परमाणु से छोटा होता है, ऑप्शन सी धनायन व परमाणु का प्रायः एक ही आयाम होता है, ऑप्शन डी धनायन परमाणु से बड़ा होता है। तो क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। क्षार धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? खुशबू राव बोल रही है ऑप्शन नंबर सी, धनायन व परमाणु का प्रायः एक ही आयाम होता है। खुशबू राव का कहना है कि ऑप्शन सी सही है। और कोई बताएगा कौन सा सही उत्तर है? और कोई बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनायन परमाणु से छोटा होता है। कैसे? देखिए आपका जो है क्षार धातुओं का एग्जाम्पल है आपका लिथियम। क्षार धातुओं में आपका सबसे पहले आता है लिथियम, हाइड्रोजन आता है लेकिन हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस होता है, उसके बाद 3 नंबर पे आता है आपका लिथियम। लिथियम जो है ये आपका क्या होता है? क्षार धातु है। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s1, बाह्य कोश में इसके 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो जब ये धनायन बनाता है लिथियम जब आपका लिथियम प्लस आयन बनाता है, तो जब प्लस का मतलब ये हुआ कि इसके ये अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2 2s0, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक, तब जाके ये लिथियम आयन बनाया। तो जो साइज है इसकी ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वही कह रहा है धनायन क्या होगा? परमाणु से छोटा हो जाएगा। ये जो धनायन बना है इस वाले परमाणु से छोटा होगा, आकार में इसका छोटा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खुशबू राव ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये देखिए लिथियम जब ये आयनिक स्टेट में नहीं था तब इसका साइज जो है इस वाले से बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 91, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। कौन बताएगा प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? देखिए मैंने आप लोग को 2 क्लास पहले बताया था वाटर गैस मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, और आज पूछ दिया आपका
प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये दोनों आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, ये वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको लगभग रिपीट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा आपको 1 नंबर दिलाएगा और गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा इसमें से। ठीक है, तो वाटर गैस क्या होता है और प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, और यहाँ पर आपको पूछा है प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस CO2 प्लस N2 को मिलाने पर बनता है, CO2 प्लस N2 का जो मिक्सचर होता है ये आपका बनता है प्रोड्यूसर गैस। और वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2 का जो मिश्रण होता है ये आपका वाटर गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसर गैस CO2 प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस CO2 प्लस N2। नीतीश कुमार गुड मॉर्निंग, लेट हो गए आप। नीतीश कुमार, वाटर गैस का फार्मूला होता है CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला होता है CO2 प्लस N2। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये दो आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप सीधा याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर क्या होगा। अब ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो S2, S4, S6, S8, अब हो गए कंफ्यूज। तो सल्फर तो सभी है लेकिन इसमें दिया है 2, 4, 6 और 8, अब राइट आंसर क्या होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत उत्तर है आपका नीतीश कुमार। एक बार फिर से ध्यान से देखिए इसको, फिर से देखिए आपका सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा। आरती कुमारी, नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, सही उत्तर बताइए इसका जल्दी से। सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा, आपको ऑप्शन में S2, S4, S6, S8 इसी तरीके से दिया होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। भूषण बिल्कुल सही उत्तर, S8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सल्फर होता है आपका ना तो S2 में स्टेबल है, ना तो S4 में स्टेबल है, ना तो आपका S6 में स्टेबल है। सल्फर जो आपका स्टेबल होता है उसका संरचना होता है S8, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। S8 के फॉर्म में आपका सल्फर स्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सल्फर जो आता होता है आपका S8 में स्टेबल होता है, इसलिए इसका अणु सूत्र हो जाएगा S8, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक यूनिक ऑनलाइन टेक चैनल है, यूनिक टेक गुरु चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा कांच होता है, जो शीशा होता है, किस में घुलनशील होता है। ये जो हमारा कांच होता है शीशा, ये किस में घुलनशील होता है। ऑप्शन है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये होता है। चौथा ऑप्शन, दूसरा दिया है ऑप्शन H2SO4, तीसरा ऑप्शन दिया है HClO4 और चौथा ऑप्शन दिया है अम्लराज एक्वारजिया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कांच जो होता है निम्नलिखित में से किसमें घुलनशील होता है।
एक चीज और जान लीजिए, जो आपका कांच होता है, कांच, ये क्या होता है, हाइपर कूल्ड अति शीतित द्रव होता है। कांच आपका ठोस नहीं होता है, ये द्रव होता है, और द्रव में भी आपका क्या होता है, अति शीतित द्रव, हाइपर कूल्ड लिक्विड होता है, हाइपर कूल्ड लिक्विड। कांच जो होता है आपका अति शीतित द्रव होता है, यानी इसको जब बनाया जाएगा तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर दिया जाएगा और इसको जमा दिया जाएगा, तो इस टाइप से कांच बनता है, और कांच को बोला जाता है हाइपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव। तो इस वाले 93 का ऑप्शन 93 नीतीश कुमार, डी राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आरती कुमारी बिल्कुल सही उत्तर। अम्लराज, अम्लराज का फॉर्मूला कौन बताएगा कमेंट में। अम्लराज में कौन कौन से जो कंपाउंड है, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है और किस अनुपात में होता है, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि अम्लराज में आपका क्या पाया जाता है। आरती कुमारी बिल्कुल सही उत्तर, नीतीश कुमार बिल्कुल सही उत्तर। खुशबू राव आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। नीतीश कुमार, अम्लराज का जो आपका संगठन है किस चीज से बना होता है, इसका फॉर्मूला बताइए। एक्वा रेजिया इसको बोलते हैं। तो आपका जो एक्वा रेजिया होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक्वा रेजिया आपका दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है HCl और इसी में आपको मिला दिया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक, सॉरी HNO3, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। HCl और HNO3 का जो मिश्रण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। एक्वा रेजिया कहलाता है। HCl और HNO3 का जो मिक्सचर होता है क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। अब इसमें भी कुछ अनुपात होते हैं कि किस अनुपात में लेंगे तो ये आपका एक्वा रेजिया बनेगा। ये देखिए HCl जो है आपका 3 का अनुपात होता है और HNO3 का आपका 1 का अनुपात होता है। ये आपका ये अनुपात में अगर आप लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्वा रेजिया। HCl प्लस HNO3, आकाश यादव बिल्कुल सही उत्तर है आपका। HCl प्लस HNO3 3:1 में लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक्वा रेजिया बन जाएगा। और ये क्या करेगा, कांच को भी घुला देगा, कांच को घुला देगा, कॉपर को घुला देगा, सिल्वर को घुला देगा, गोल्ड को घुला देगा। ठीक है, तो आपके जितने भी मेटल हैं ये एक्वा रेजिया में आसानी से घुल जाते हैं, एक्वा रेजिया में आपका आसानी से घुल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन कह रहा है क्यूप्रा अमोनियम आयन की संयोजकता क्या होगी। क्यूप्रा अमोनियम आयन की संयोजकता क्या होगी। क्यूप्रा अमोनियम आयन की संयोजकता निम्नलिखित में से क्या होगी। CuNH3 4 2+, ये आपका एक संकर लवण है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें पूछ रहा है आपका कि जो इसकी संयोजकता होगी, क्यूप्रा अमोनियम आयन की संयोजकता निम्नलिखित में से क्या होगी। तो इस पर चार्ज देखिए आप +2 है और +2 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, -2 और चाहिए। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, -2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार कौन बताएगा, सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है।
ऑप्शन नंबर ए दिया है Hg, Hg को बोलते हैं मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी Cu कॉपर। ऑप्शन नंबर सी Pb लेड। ऑप्शन नंबर डी Zn जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेबार किसका अयस्क होता है? सिनेबार का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ, HgS। ये होता है आपका सिनेबार का फॉर्मूला। अब आप लोग आसानी से बता देंगे कि सिनेबार किसका अयस्क होता है? Hg मर्क्यूरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश यादव ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोई बात नहीं, इसका बताइए सिनेबार का किसका अयस्क होता है? सिनेबार का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग देख के बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए खुशबू राव, आकाश यादव। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का, दोनों लोग का सही है। और लोग बताइए। आशीष कुमार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है आपका सिनेबार HgS। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा लेट हो गए, आप थोड़ा पहले आए कीजिए। 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 बजे से 9 बजे तक। 8 बजे से 9 बजे तक क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत? खुशबू राव गुड मॉर्निंग, कितनी बार गुड मॉर्निंग करेंगी? पढ़ लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए भाई सबको गुड मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96, मेथेन अणु की आकृति क्या होगी? मेथेन अणु की आकृति क्या होगी? आशीष कुमार, आशीष कुमार ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, चतुष्फलक। मूवी चैलेंजर गुड मॉर्निंग भाई। कैसा कैसा आप लोग नाम रखे रहते हैं, अपना ओरिजिनल नाम रखा कीजिए। मेथेन अणु की आकृति क्या होगी? मेथेन का फार्मूला होता है CH4। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। इसमें जो है कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन की 4 अणु से क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो मैं संरचना यहाँ बना रहा हूँ। कार्बन सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये इसकी संरचना होती है। और इसका अगर 3D स्ट्रक्चर देखें तो ये बनाता है आपका, बीच में होता है आपका कार्बन, और इस साइड आपका होता है हाइड्रोजन, और इस साइड आपका होता है हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन जो बचते हैं, एक जो है तल के नीचे होता है, बिल्कुल पीछे साइड, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डॉट 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 करके दिखाते हैं हाइड्रोजन का। और एक जो हाइड्रोजन होता है बिल्कुल तल के ऊपर, जैसे ये पेन रखा हुआ तो बाहर निकला होता है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। यही जो आपका संरचना बनती है, इसी को बोलते हैं चतुष्फलक संरचना। चतुष्फलक, चतुष्फलक संरचना। साहिल मलिक, साहिल मलिक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये आपका चतुष्फलक संरचना है। चतुष्फलक, चतुष्फलक संरचना, ये आपका क्या है? चतुष्फलक संरचना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोग बात? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, चतुष्फलक। ये मेथेन है, ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक, इसमें जो एक कार्बन होता है तल के ऊपर होता है, और जो दूसरा कार्बन होता है तल के जस्ट अपोजिट साइड होता है, तो इसलिए इसको डॉट डॉट में दिखाते हैं, और जो उभरा हुआ था उसको सॉलिड लाइंस में दिखा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशीष कुमार बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा HgCl2 के साथ अवक्षेप देता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड HgCl2 के साथ आपका क्या देता है, अवक्षेप देता है। अवक्षेप को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ, ये समझिए कि अगर ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने अगर दो कंपाउंड घोल दिया तो दोनों कंपाउंड कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, कंप्लीटली ना घुलकर कुछ जो इसके कंपाउंड हो गए ये तली में आपका क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और ये व्हाइट पाउडर की तरह दिखेगा। यही आपका व्हाइट पाउडर क्या होता है, अवक्षेप होता है। क्या होता है आपका, अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है। जो आपका व्हाइट पाउडर जो तली में बैठ जाता है वो आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HgCl2 के साथ अवक्षेप देता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए दिया है फॉर्मिक अम्ल। चलिए तो फॉर्मिक अम्ल को चेक करते हैं कि अवक्षेप देता है कि नहीं। HCOOH ये होता है फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला और किससे रिएक्शन करेगा, HgCl2। HgCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा, HgCl2 का Hg2Cl2 का अवक्षेप देगा, Hg2Cl2 का अवक्षेप देगा, प्लस बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये आपका ये बनाएगा। और जो आपका HgCl2 है ये आपका क्या होगा, अवक्षेप होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मिक अम्ल के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो HgCl2 का ये क्या करेगा, अवक्षेप देगा। साहिल मलिक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आशीष कुमार ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। खुशबू राव ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सब लोग गलत बता रहे हैं इसका आप लोग सभी लोग गलत बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, फॉर्मेमाइड का सूत्र क्या होगा। फॉर्मेमाइड का सूत्र क्या होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, किसी को पता है फॉर्मेमाइड का कुछ, फॉर्मेमाइड का फॉर्मूला किसी को पता है। फॉर्मेमाइड का फॉर्मूला साहिल मलिक, खुशबू राव, कोई बताएगा फॉर्मेमाइड का फॉर्मूला। फॉर्मेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मेमाइड, साहिल मलिक बताइए आप। HCHO नहीं होता है, खुशबू राव HCHO नहीं होता है। इस वाले ऑप्शन में क्या होगा, फॉर्मेमाइड का फॉर्मूला। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCONH2। HCONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेमाइड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच होगा, उस वाले कार्बन से आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा और इसके बाद आपका एक NH2 ग्रुप अटैच होगा। ये जो आपका कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड आपका क्या है, फॉर्मेमाइड है। ये कंपाउंड क्या है आपका, फॉर्मेमाइड है। HCONH2 ये इसका स्ट्रक्चर है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 एमाइड ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। ये आपका क्या बनाएगा, फॉर्मेमाइड। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा,
फॉर्मेमाइड। चलिए 99 क्वेश्चन कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। आइसोप्रीन एकक है। आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है आइसोप्रीन एकक है। एकक का मतलब होता है यूनिट। जो आपका आइसोप्रीन यूनिट है, आइसोप्रीन आइसोप्रीन जो यूनिट है आपका, ये क्या होता है? आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है? स्टार्च का यूनिट होता है, संश्लेषित रबड़ का यूनिट होता है, पीवीसी का यूनिट होता है, या प्राकृतिक रबड़ का यूनिट होता है। साहिल मलिक बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत उत्तर है। एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि जो आपका पीवीसी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो पीवीसी है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कौन बताएगा कमेंट में? मूवी चैलेंजर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्टार्च का आइसोप्रीन जो यूनिट इन्होंने बताया, ये बता रहे हैं स्टार्च का। ये भी गलत उत्तर है। खुशबू राव पीवीसी का बता रहे हैं, ये भी गलत है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताइए। पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। इंग्लिश में लिख दिया है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन यूनिट किसका होता है? संश्लेषित रबड़ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संश्लेषित रबड़ का आइसोप्रीन क्या होता है? यूनिट होता है। संश्लेषित रबड़ का यूनिट होता है। और संश्लेषित रबड़ को क्या बोलते हैं? संश्लेषित रबड़ जो है आपका क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर होता है। संश्लेषित रबड़ प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर होता है। मोनोमर प्राकृतिक रबड़ का आपका मोनोमर होता है क्या? संश्लेषित रबड़, ठीक है। और ये होता है आपका आइसोप्रीन, इसका यूनिट होता है। इसका आइसोप्रीन यूनिट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूवी चैलेंजर बता रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही उत्तर। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपका बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन है आपका। आखिरी क्वेश्चन है कि एनिलीन का उपयोग कहां पर किया जाता है? एनिलीन का उपयोग कहां पर किया जाता है? आखिरी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ऊन के क्रिम्पिंग में। ऑप्शन नंबर बी रंजक उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी सरेस बनाने में। ऑप्शन नंबर डी जल्दी सूखने वाली वार्निश के निर्माण में। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है आपका। एनिलीन का फार्मूला होता है C5H8। एनिलीन का फार्मूला होता है C5H8। एनिलीन का फार्मूला होता है C5H8। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा, रंजक उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंजक उद्योग में। रंजक क्या होता है? रंजक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाई। डाई का मतलब होता है रंगना। जैसे कपड़ों में जब कलर दिया जाता है तो उस कलर में आपका ये मिला दिया जाता है एनिलीन। एनिलीन क्या करता है? कपड़ों को जो कलर होता है अच्छा देता है, कपड़ों में चमक बरकरार रखता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो भी कपड़ा आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसका कलर जल्दी जाता नहीं है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको 2-3 बार धुल दीजिए उसका कलर उड़ जाता है।
ठीक है। तो इसमें आपका एनिलीन यूज किया जाता है। एनिलीन आपका डाई की तरह बिहेव करता है, रंजक होता है। ठीक, इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन का ये सीरीज था, मतलब 25 क्वेश्चन का सीरीज था रसायन विज्ञान का, ये कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद अगली क्लास में आपका नया 25 क्वेश्चन का सीरीज देखने को मिलेगा, जिसको मैं साल पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है आप लोग को बात? चलिए ठीक है। इसके बाद आप लोग का फिजिक्स का क्लास है, आप लोग बने रहिएगा, सब लोग लाइव रहेंगे, जाएंगे नहीं। 5 मिनट बाद आप लोग का फिजिक्स का क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो है बातें अगली क्लास में होंगी। तब तक आप लोग यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक और चैनल है यूनिक टेक, लिंक में इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।